हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और क्या स्टेप्स होते हैं। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म फूड को बर्न करके उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और उस एनर्जी का यूज वो अपने फिजिकल एक्टिविटी में करते हैं। ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है? तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल जो होता है वो कन्वर्ट करते हैं बायोकेमिकल एनर्जी को, किसमें? एटीपी में। न्यूट्रिएंट्स में या फूड में जो बायोकेमिकल एनर्जी होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में, और इस एटीपी का यूज ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल एक्टिविटी में करते हैं। ठीक। तो रेस्पिरेशन क्या है? ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि फूड का जो बायोकेमिकल एनर्जी होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। यह एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होता है? तो एटीपी फॉर्म में होता है, और उसको एटीपी को हम लोग बोलते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी। This process involves a series of metabolic pathways that break down organic molecule to release energy। यानी ये जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, ये कई स्टेप में होता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कई स्टेप में होता है। अब वो जो स्टेप है उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। बहुत सारे इसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस आएंगे। आगे है एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये कैसा प्रोसेस होगा? एक्सरगोनिक प्रोसेस होगा। आगे है रेस्पिरेशन इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम लोग फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलेंगे। और कब बोलेंगे? जबकि जो फूड होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर हम लोग एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कार्बोहाइड्रेट से हो रही है, यानी कि रेस्पिरेशन में जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है वो अगर कार्बोहाइड्रेट है तो हम लोग उसको बोलेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और अगर स्टार्टिंग सबस्ट्रेट यानी एनर्जी हम लोग प्रोटीन से अगर ऑब्टेन कर रहे हैं तब उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब प्रोटीन होगा, यानी एनर्जी हम लोग प्रोटीन से ऑब्टेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तब वो हो जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। और कार्बोहाइड्रेट से करेंगे तो वो हो जाएगा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ठीक है। आगे है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो हम लोगों ने देखा रेस्पिरेशन क्या होता है, अब देखते हैं कितने टाइप का होता है। तो रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट बायोकेमिकल एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट इनटू एटीपी यूजिंग ऑक्सीजन। यानी ये एक प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीडेशन होता है, फूड का एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है। और ऑक्सीजन प्रेजेंस है या प्रेजेंट है तो जो फूड है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। तो दिस प्रोसेस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इज द मोस्ट एफिशिएंट वे फॉर सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है। तो ये ज्यादा एफिशिएंट वे है सेल के लिए क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है और फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इन एरोबिक इन एरोबिक रेस्पिरेशन द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये पॉइंट हमको याद रखना है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है या टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी O2 होता है। आगे है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिलीज 686 अप्रोक्सीमेटली 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है जब 1 मोल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है 1 मोल ग्लूकोज का। 1 मोल ग्लूकोज यानी 180 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, 180 ग्राम ग्लूकोज बोले या 1 मोल ग्लूकोज बोले, तो उसका जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी? 686, लगभग 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। रिएक्शन है, इसका इक्वेशन है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, 6O2 से होगा 6CO2, 6H2O और एटीपी एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है। अगला है एनारोबिक रेस्पिरेशन।
यह ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये एनर्जी जनरेट करता है और फूड के पार्शियल ब्रेकडाउन से, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो एनरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और इसमें फूड का इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ठीक। यहाँ पे जो एटीपी रिलीज होता है वो 2 एटीपी है, लगभग 2 एटीपी रिलीज होता है यहाँ से, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में तो बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे लगभग 2 एटीपी रिलीज होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए ये क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ कंडीशंस में एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म में जरूरी होता है, ठीक है। जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो हम लोग आगे देखेंगे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है और ये कब होता है, किस कंडीशन में होता है, ठीक। तो ये था कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है, तो 2 टाइप का, एरोबिक और एनारोबिक। अब आगे हम लोग चलेंगे स्टेप में, ठीक है, क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या स्टेप्स होते हैं। ग्लूकोज, अगर हम लोग स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ले लिए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का होगा ग्लाइकोलिसिस, अब ये स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है, पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर उसके बाद में ग्लाइकोलिसिस से इस प्रोसेस के बाद पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट जो होगा या पायरुविक एसिड जो होगा। अब यहां से 2 चीजें होंगी, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यह कॉमन स्टेप है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना यानी ग्लाइकोलिसिस जो है वो कॉमन है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए। पायरुविक एसिड जब बन गया, पायरुवेट बन गया, उसके बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, और ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तब वो चला जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन में चला जाएगा, ठीक। तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन स्टेप है, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बनेगा पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनेगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में, जिसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए भी बोलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद में टीसीए से जो भी एनर्जी बनेगा, उसके बाद अगला स्टेप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। अगर एनएडीएच बन रहा है तो उससे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तब उसका होगा फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल आउटलाइन, एक हो गया कि क्या क्या स्टेप्स होंगे। ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनेगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो चला जाएगा यहां से एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, ये हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये चला जाएगा आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में, किसमें आ जाएगा ये, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका फर्मेंटेशन होगा। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो फिर उसमें आ जाएगा क्रेब्स साइकिल और ईटीएस आ जाएगा, ठीक। अब आगे है स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा। पहले तो ग्लाइकोलिसिस होगा जो कि कॉमन है, ग्लाइकोलिसिस होगा। फिर उसके बाद ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बनेगा तो उसका होगा डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है पायरुविक एसिड का। फिर उसके बाद वो एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल के बाद में होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप। तो पहला क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस, जो कि कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ग्लाइकोलिसिस कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, ठीक है। और ये कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए कॉमन होता है। अगला है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड बनता है, वो पायरुविक एसिड जो होता है उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और वो कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और उससे एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, वो जो एसिटिल कोएंजाइम ए होता है वो एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल कहां पे होता है, तो ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होगा, जिस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज चलता है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की ये स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस हो गया, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, ठीक है। अब
पहला हम लोग स्टेप देखेंगे ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जो कि दोनों के लिए कॉमन है, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, इसको इसका दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे, ठीक है। ये जो इनको डिस्कवर किए थे उनके नाम पे है, एमडेन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे, ठीक है, ईएमपी पाथवे। तो ये दूसरा नाम है ग्लाइकोलिसिस का, ईएमपी पाथवे, ठीक। ग्लाइकोलिसिस इज अ फंडामेंटल मेटाबॉलिक पाथवे दैट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। यानी कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये है टूट जाता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है पायरुविक एसिड में, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। यानी कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेगा, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेगा। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरुवेट में क्या होगा, 3 कार्बन होगा, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस दोनों के लिए कॉमन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, तो ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक। आगे है ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन सेलुलर रेस्पिरेशन जनरेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस जो है वो रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि एटीपी और एनएडीएच रिलीज होता है, ठीक है। एनटीपी और एनएडीएच रिलीज होता है, जो कि एनर्जी कंपाउंड्स है। आगे है ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन पाथवे इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये हम लोग देख लिए हैं, ये दोनों के लिए कॉमन पाथवे है। द पाथवे कंसिस्ट ऑफ 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसमें 10 स्टेप्स हैं। ग्लाइकोलिसिस जो है उसमें कितने स्टेप है, 10 स्टेप है। और उसको दो मेन फेज में डिवाइड किया गया, 10 स्टेप को दो मेन फेज में डिवाइड किया गया। एक आपका है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जिसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, और दूसरा है पे ऑफ फेज, इसमें एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है। तो पहला हो गया एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, ये है स्टेप 1 से 5 तक होगा, और 6 से 10 तक जो होगा वो पे ऑफ फेज होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट फेज है इसमें एनर्जी कंज्यूम होगा, और जो पे ऑफ फेज है इसमें एनर्जी जनरेट होगा। अब देख लेते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस में वो 10 स्टेप कौन कौन से होते हैं। तो पहला स्टेप आपका है फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, दूसरा है आइसोमेराइजेशन, तीसरा है सेकेंड फॉस्फोरिलेशन, फोर्थ है क्लीवेज, ठीक है। उसके बाद में पांचवा है आइसोमेराइजेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसिटेन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर उसके अगला स्टेप है ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन, दोनों होता है एक साथ। सातवें स्टेप में एटीपी का जनरेशन होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, डायरेक्ट एटीपी बनता है, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके ट्रांसफर से डायरेक्ट एटीपी बनता है, ठीक। उसके बाद वाले में स्टेप में कन्वर्जन ऑफ टू फॉस्फोग्लिसरेट, इसके बाद डिहाइड्रेशन होगा, 9वें स्टेप में डिहाइड्रेशन होगा, और 10वें में क्या होगा, सेकेंड एटीपी जनरेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो एक 7वां स्टेप है और एक ये 10वां स्टेप है, इन दोनों में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वो कौन सा होता है, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के थ्रू होता है। यहाँ पे भी एटीपी बनेगा और यहाँ पे भी एटीपी बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट एटीपी बनेगा। आगे है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता क्या है, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इज अ एटीपी जनरेशन प्रोसेस वेयर अ फॉस्फेट ग्रुप इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई एनर्जी सबस्ट्रेट टू एडीपी फॉर्मिंग एटीपी। यानी कि एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फॉस्फेट ग्रुप जो होगा वो एडीपी से जाके जुड़ेगा, और डायरेक्ट क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यानी एडीपी है, इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, या फॉस्फेट ग्रुप जो होगा वो ऐड होगा, और जब ऐड होगा तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एटीपी बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में ये 10 स्टेप होते हैं, इसको हम लोग बारे बारे से देख लेते हैं कौन कौन से इसमें एंजाइम रिलीज होते हैं, और कौन कौन से स्टेप में एनएडीएच एटीपी बनता है और कहां पे कंज्यूम होता है, ठीक है। तो पहले है, अभी हम लोगों ने देखा कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो 10 स्टेप में होता है, और उस 10 स्टेप को हम लोगों ने क्या किया है, कैटेगराइज कर लिया है दो फेज में। एक आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है जिसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, और दूसरा आपका पे ऑफ फेज है जहां पे एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। इसमें क्या होगा, इन दिस फेज एटीपी इज कंज्यूम टू फॉस्फोरिलेट ग्लूकोज, ठीक है, विच इवेंचुअली स्प्लिट इनटू टू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे
5 स्टेप होगा जिसमें कि ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, और एटीपी जो होगा वो कंज्यूम होगा। ठीक, देख लेते हैं। तो यहाँ पे है ग्लूकोज, ठीक है, पहला ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, तो ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा वो फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, ये एंजाइम है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, इस एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, इसका आइसोमराइजेशन होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो पहला वाला स्टेप देखिए, यहां पे जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो एक एटीपी कंज्यूम हुआ, ठीक है, एटीपी से एडीपी बना, तो एक एटीपी कंज्यूम हुआ। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से वन बना फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और इस कंडीशन में भी क्या हुआ, एडीपी से क्या बना, एटीपी, ठीक है, एटीपी कंज्यूम हुआ, यहां पे भी एटीपी क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, यानी यहां पे एटीपी से एडीपी बना, है ना, यानी एटीपी यहां पे भी कंज्यूम हुआ। तो एक एटीपी यहां पे कंज्यूम हुआ, एक एटीपी यहां पे कंज्यूम हुआ, यानी 2 एटीपी का कंजम्पशन हुआ। और ये जो रिएक्शन है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो बना है, इसमें जो एंजाइम है वो एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ठीक है, तो ये एंजाइम को हम लोग को नाम याद रखना है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट। आगे है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि पुनः ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर इनका इंटर कन्वर्जन होता है, यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होगा वो कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कितना मॉलिक्यूल बन गया, 2, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ बन गया, 2 मॉलिक्यूल बन गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। ठीक, 5 स्टेप के बाद में पहले स्टेप में एटीपी कंज्यूम हुआ, तीसरे स्टेप में, ये पहला स्टेप हो गया, यहाँ पे एक एनर्जी एटीपी कंज्यूम हुआ, फिर एक तीसरे स्टेप में एनर्जी कंज्यूम हुआ, ठीक है, ये चौथा स्टेप हो गया। यहाँ पे एंजाइम है एल्डोलेज, ठीक है, एंजाइम का नाम और वो किस स्टेप में कौन सा वाला एंजाइम है ये हमको याद रखना है, ठीक है। आगे है तो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कन्वर्ट हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ये कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, यानी 2 मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का बना, ठीक है। तो ये था प्रिपरेटरी फेज, इसमें क्या हुआ, ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ और 2 एटीपी कंज्यूम हुआ। ठीक, आगे है पे ऑफ पेज, ठीक है, तो 5 स्टेप हम लोगों ने देख लिया, अब छठे स्टेप से क्या होगा, वो पे ऑफ पेज में चला गया। अब यहां पे एनर्जी का जनरेशन होगा, यानी यहां पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो पे ऑफ फेज में क्या है, इन दिस फेज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज फर्दर प्रोसेस्ड प्रोड्यूसिंग एटीपी और NADH, ठीक है। ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्टीमेटली इट्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, 2 नेट एटीपी मॉलिक्यूल एंड 2 NADH। कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे अभी। 2 एटीपी कंज्यूम हो चुका है स्टार्ट में, पहले और तीसरे स्टेप में। अब हम लोग चलते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, इसमें कन्वर्ट हुआ 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, और यहां पे क्या बना, NADH बना, ठीक है, यहां पे क्या बना, NADH बना, ठीक है। एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा तो एक NADH बनेगा, लेकिन है कितना, 2 मॉलिक्यूल है, तो कितना NADH बना, 2 बना, ठीक है, तो यहाँ पे 2 NADH बना। तो छठवां स्टेप जो है, छठे स्टेप में 2 NADH बना। ठीक, आगे है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, वो कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, किसमें कन्वर्ट हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और यहाँ पे 2 एटीपी बन गया। एक मॉलिक्यूल है तो एक एटीपी, 2 मॉलिक्यूल है तो फिर 2 एटीपी बना। ठीक, तो ये हो गया आपका 2 एटीपी, तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक, एंजाइम यहाँ पे है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। आगे है अगला स्टेप
3 फॉस्फोग्लिसरेट से बना 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पे जो एंजाइम है वो है आपका फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। आगे है फॉस्फो 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हुआ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हुआ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे जो एंजाइम है वो इनोलेज है। एंजाइम कौन सा है? इनोलेज है। और ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, यहाँ पे H2O रिलीज हुआ, यहाँ पे H2O रिलीज हुआ, ठीक। आगे है, अच्छा यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जो 7वां स्टेप है, 7वें स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। इसी तरह से जो 10 वाला स्टेप है, स्टेप 10 है, वो भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और फिर यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जो 10 वाला स्टेप है, 10वां स्टेप है, इसमें जो एंजाइम है वो है पायरुवेट काइनेज। अभी हम लोग आगे देखेंगे इन एंजाइम का रेगुलेशन। कुछ कुछ एंजाइम जो है जो कि जिनका की जो ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये था 10 स्टेप ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज से पहले स्टेप पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1 6 बाइफॉस्फेट बना। उसके बाद में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल बना। ग्लिसरॉल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हुआ 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल में। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये 10 स्टेप है, उसमें हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से स्टेप में एटीपी एनएडीएच बन रहा है, कहां पे कंज्यूम हो रहा है, ठीक। 7वां स्टेप जो है, यहाँ पे 6वें स्टेप में एनएडीएच बना, 7वें स्टेप में क्या बन गया? 7वें स्टेप में एटीपी बना, और 10वें स्टेप में एटीपी बना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग रेगुलेटरी एंजाइम्स इन ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो अलग अलग स्टेप में अलग अलग एंजाइम्स थे। अब वो जो एंजाइम्स हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले स्टेप में क्या था? हेक्सोकाइनेज, ठीक है। पहला जो स्टेप था जिसमें कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, है ना। पहला स्टेप यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। यहाँ पे एक एटीपी कंज्यूम हुआ है ना, और यहाँ पे एंजाइम क्या है? हेक्सोकाइनेज है। तो ये कैसे रेगुलेशन करता है? तो हेक्सोकाइनेज जो होता है वो इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फीडबैक इनहिबिशन, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या इसका लेवल ज्यादा है, तो ये हेक्सोकाइनेज को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, इसकी एक्टिविटी को क्या करेगा? रोक देगा, ठीक। आगे है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ठीक है, PFK1। ये तीसरे स्टेप में, ये एंजाइम कहां पे है? तीसरे स्टेप में है। यह AMP ADP और फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट जो है ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। यानी इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है, AMP ज्यादा है या ADP ज्यादा है या फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट ज्यादा है, तो इसको एक्टिवेट करेंगे, और एटीपी है या सिट्रेट ज्यादा है तो इसको क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे, ठीक है। आगे है पायरुवेट काइनेज जो कि 10वें स्टेप में है। तो ये एक्टिवेटेड बाय फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। अगर ये ज्यादा है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और इनहिबिटेड बाय एटीपी एंड एलानिन, ठीक है। एटीपी अगर है तो वो क्या होगा? अगर सफिशियंट एटीपी है तो फिर इस एंजाइम का जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यही एंजाइम जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, और वो पायरुवेट फिर आगे रेस्पिरेशन में जाता है। जब एटीपी है तो आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है हार्मोनल रेगुलेशन। उसके बाद में क्या है? हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करता है। इंक्रीज पीएफके एक्टिविटी बाय इनहांसिंग फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट, फीडिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज हाई, ठीक है। तो जब ब्लड का ग्लूकोज ज्यादा होता है तो ये ग्लाइकोलिसिस को बढ़ा देता है, जिससे कि उसका ब्रेकडाउन हो, ठीक है, उसका क्या हो? ब्रेकडाउन हो, और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में नॉर्मल पे आए, ठीक। आगे है ग्लूकेगॉन, यह ग्लाइकोलिसिस को कम करता है, रिड्यूस, ये कम करता है फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट को ये क्या करता है? रिड्यूस करता है, जिससे क्या होता है? जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो क्या होती है? स्लो डाउन होती है, ठीक है। ये पीएफके को डाउन रेगुलेट करता है, और जिससे क्या होता है? जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं टेबल फॉर्म में हम लोग जो जो एंजाइम हम लोग देखे हैं जिसके एक्टिवेटर और इनहिबिटर क्या है।
तो पहला था, पहले वाले स्टेप में हेक्सोकाइनेज था और इसका एक्टिवेटर तो कोई नहीं है लेकिन इनहिबिटर है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, कैसे करता है, तो फीडबैक इनहिबिशन, इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वही उस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ फ्रुक्टोज, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंडिकेट सफिशिएंट ग्लूकोज प्रोसेसिंग। ठीक है, विच रिड्यूसेस हेक्सोकाइनेज एक्टिविटी, प्रिवेंट एक्सेस ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, क्या होगा कि जो पहला वाला स्टेप है, यहां पे हम देखिए पहले वाले स्टेप में क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना और वो कौन बनाएगा, हेक्सोकाइनेज। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन या लेवल ज्यादा है, तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और उससे बहुत सारा एनर्जी निकल जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हेक्सोकाइनेज होगा, इसकी एक्टिविटी जो होगी, ये खुद ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। यानी ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट ही क्या करेगा, इसके एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, आगे है अगला वाला एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है, तो इसका जो एक्टिवेटर होगा वो एएमपी, एडीपी और फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट होगा। ये इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, और ये एक्टिवेशन का जो मैकेनिज्म होगा वो एलोस्टेरिक एक्टिवेशन होगा। कैसा होगा, एलोस्टेरिक एक्टिवेशन। ठीक है, लो एटीपी लेवल इंक्रीज एएमपी एडीपी एक्टिवेटिंग पीएफके1 टू स्पीड ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड इंक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, अगर एएमपी और एडीपी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि एटीपी कम है, और एटीपी कम है तो एटीपी ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए इसकी एक्टिविटी को ये क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, पीएफके की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, तो ग्लाइकोलिसिस स्पीड अप होगा, बढ़ेगा स्पीड उसका, और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक, और उसी का उल्टा इनहिबिटर कौन हो जाएगा, तो एटीपी और सिट्रेट। अगर सिट्रेट ज्यादा है या एटीपी ज्यादा है, इसका मतलब सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी है, सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा भी एनर्जी का जरूरत नहीं है, तो पीएफके की एक्टिविटी को क्या हो जाएगा, स्लो डाउन कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे कि फर्दर ग्लाइकोलिसिस आगे ना हो। ठीक, एटीपी बाइंड्स टू पीएफके व्हेन एनर्जी लेवल आर हाई, रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी। ठीक है, सिट्रेट एंड इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इनहांसेस दिस इनहिबिशन। ठीक है, ये भी वही काम करता है, ग्लाइकोलिसिस को स्लो डाउन करता है। ठीक है, और आगे है फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट। ये क्या है, ये भी एक्टिवेटर है। ठीक है, इसका भी जो मैकेनिज्म है वो एलोस्टेरिक एक्टिवेशन है। फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट इनहांसेस पीएफके की एफिनिटी, किसके लिए, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के लिए ये क्या करता है, फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट जो है वो एफिनिटी बढ़ा देता है, पीएफके की एफिनिटी बढ़ा देता है। किसके लिए बढ़ाता है, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के लिए। ठीक है, और इससे क्या होगा कि पीएफके एक्टिवेट होगा और ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस स्पीड अप होगा। ठीक है, और ज्यादा एटीपी बनेगा। अगला एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं हम लोग कौन से वाले रिएक्शन में ये है। तो ये आपका होगा ये जो आपका पे ऑफ फेज है। ठीक है, पे ऑफ फेज में जो छठा वाला नंबर है, 6 वाला स्टेप है, छठा स्टेप है, इस वाले स्टेप में आपका जो एंजाइम है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यानी 6 फेज में ये एंजाइम है। अब ये एंजाइम का रेगुलेशन कैसे होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो एंजाइम होता है इसका इनहिबिटर होता है आयोडोएसीटेट। ये हम लोग को याद रखना है ना। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में जो भी एक्टिवेटर और इनहिबिटर्स हैं वो हमको याद रखना है। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो, उसका जो इनहिबिटर है वो आयोडोएसीटेट है, हमको याद रखना है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक्टिव साइट इनहिबिशन, इसका जो मैकेनिज्म है इनहिबिशन का वो कौन सा है, ब्लॉक करने का या रोकने का, तो वो है एक्टिव साइट इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, आयोडोएसीटेट आयोडोएसीटेट जो होता है वो कोवैलेंटली बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ जीएपीडीएच, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम के एक्टिव साइट पर आयोडोएसीटेट क्या होता है, जाके बाइंड कर जाता है, और जब बाइंड कर जाएगा तो इसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है और ग्लाइकोलिसिस वहीं पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, समझ में आया।
फिर से हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो कन्वर्ट हुआ 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। और ये एंजाइम जो है वो एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसमें होगा क्या कि जो आयोडो एसीटेट होगा, आयोडो एसीटेट जो होगा, ये क्या करेगा, यह जाके बाइंड कर जाएगा इस एंजाइम के एक्टिव साइट पे। इस एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाकर के ये क्या होगा, बाइंड कर जाएगा। और जब ये एंजाइम इसके एक्टिव साइट पर जाकर के बाइंड हो जाएगा तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। इसकी एक्टिविटी क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। और जब इसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी जब ब्लॉक हो जाएगी तो ग्लाइकोलिसिस आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, आगे है इनोलेज। ठीक है, अगला जो हमारा एंजाइम है वो है इनोलेज। ठीक है, और ये जो इनोलेज है इसको हम लोग देख लेते हैं कौन से वाले स्टेप में है। तो इनोलेज जो है आपका यहां पे है। ठीक है, 9th स्टेप में, जो 9th वाला स्टेप है, यहां पे कौन सा एंजाइम है, इनोलेज है। तो इनोलेज को कौन इनहिबिट करता है ये हम लोग देख लेते हैं। ये किस स्टेप में होगा, 9th स्टेप में। ठीक है, ये आपका 6th स्टेप में है, ये आपका 6th स्टेप में है, और ये आपका 9th स्टेप में है। तो इसमें क्या होगा, फ्लोराइड आयन जो होते हैं वो इनोलेज को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, इनोलेज को इनहिबिट करते हैं। यहाँ पे जो इनहिबिशन होता है वो कौन सा होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। यहाँ पे जो है एक्टिव साइट इनहिबिशन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है, यहाँ पे जो इनहिबिशन है आयोडोस्टेट का वो एक्टिव साइट इनहिबिशन है। इनोलेज को फ्लोराइड आयन क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। और ये जो इनहिबिशन है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, फ्लोराइड बाइंड्स टू मैग्नीशियम आयन इन द इनोलेज एक्टिव साइट। ठीक है, इनोलेज के एक्टिव साइट पे वो जो मैग्नीशियम आयन होता है उससे जाके फ्लोराइड आयन क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है, प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिससे क्या होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है, आगे है दिस इज कॉमनली यूज्ड इन लैब सेटिंग टू इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस इन ब्लड सैंपल। ठीक है, तो इसमें इसका यूज किया जाता है, क्लोराइड आयन का यूज किया जाता है, जिससे कि जो ब्लड सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं उसमें ग्लाइकोलिसिस को रोकने के लिए। ठीक है, ब्लड सैंपल में ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करने के लिए फ्लोराइड आयन यूज किया जाता है। ठीक, आगे है पायरुवेट काइनेज। तो पायरुवेट काइनेज में क्या होता है कि फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ये इसका एक्टिवेटर है, और एटीपी और एल्निन जो है वो क्या है, इसका इनहिबिटर है। ठीक है, तो 1,6, अब देखिए पायरुवेट काइनेज के केस में फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एक्टिवेटर है, तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, तो ग्लाइकोलिसिस आगे बढ़ेगा। ठीक है, और इनहिबिशन में क्या होगा, अगर एटीपी और एल्निन ये अगर ज्यादा है या एटीपी अगर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा। कैसे इनहिबिट करेगा, कैसे, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। यहां पर भी जो इनहिबिशन होगा वो कौन सा होगा, एलोस्टेरिक इनहिबिशन होगा। इसमें एटीपी रिफ्लेक्ट्स हाई एनर्जी स्टेटस एंड इनहिबिट्स पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो ये था रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा ग्लाइकोलिसिस। एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस का। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है यह कॉमन स्टेप है दोनों के लिए। ग्लाइकोलिसिस जो है वो दोनों के लिए कॉमन स्टेप है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ये 10 स्टेप में होता है। इसमें जो स्टार्टिंग का 5 होता है वो प्रिपरेटरी फेज होता है, उसके बाद का जो 5 स्टेप होता है वो पे ऑफ फेज होता है। इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है प्रिपरेटरी फेज में, और पे ऑफ फेज में एनर्जी जनरेट होता है। कौन कौन से स्टेप में होता है तो हम लोग देख लिया, पहले स्टेप और तीसरे स्टेप में एनर्जी कंज्यूम होती है, और उसके बाद में छठे स्टेप, 7वें स्टेप और 10वें स्टेप में एनर्जी हमको रिलीज होती है। ठीक है, ऑब्टेन होती है। ठीक, ये हो गया, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बन गया। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने देख लिया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन कौन से स्टेप में होते हैं, और एंजाइम का रेगुलेशन कौन कौन सा होता है। ठीक है, एंजाइम किस किस एंजाइम का रेगुलेशन होता है, कौन एक्टिवेटर कौन इनहिबिशन होता है, ये हमको याद रखना होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है हेक्सोकाइनेज, एक बार फिर से देख लेते हैं। हेक्सोकाइनेज है तो इसके लिए इनहिबिटर कौन सा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, इसके लिए एक्टिवेटर एएमपी और एडीपी, यानी कि जब एनर्जी कम रहेगा वो कंडीशन इसके लिए एक्टिवेटर होगा, और एनर्जी ज्यादा होगा वो कंडीशन इसके लिए इनहिबिटर होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला है पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो पायरुवेट काइनेज जो है वो
10वें स्टेप में है। स्टेप ये कौन सा है, ये स्टेप है आपका 10। 10वें स्टेप में है, यहाँ पे इसका एक्टिवेटर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट होगा और इनहिबिटर एटीपी और एलेनिन हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दो और हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फो डिहाइड्रोजिनेज 6ठे स्टेप में, इसका इनहिबिटर आयोडोस्टेट है और इनोलेज है जो कि 9वें स्टेप में है, इसके लिए फ्लूराइड आयन है। ठीक है, हमको ये याद रखना है कि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, एक्टिव साइट इनहिबिशन है कि कॉम्पिटिटिव है कि क्या है, ये हम याद रखेंगे। ठीक, अब आगे देख लेते हैं हमको कितना एनर्जी गेन या लॉस हुआ ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी का गेन हुआ या लॉस हुआ, कितना हुआ ये हम लोग देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, एटीपी का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो 2 एटीपी का पहले स्टेप में और तीसरे स्टेप में। ठीक है, एक एटीपी कंज्यूम हुआ पहले स्टेप में और एक एटीपी कंज्यूम हुआ तीसरे स्टेप में। ठीक है, तो 2 एटीपी क्या हुआ, कंज्यूम हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2 एटीपी हमको ऑब्टेन होगा किस स्टेप में, तो 7वें स्टेप में। ठीक है, 7वां जो स्टेप है वहां पे हमको 2 एटीपी मिलेगा और 10वां जो स्टेप है फिर वहां से हमको 2 एटीपी मिलेगा, 2 एटीपी वहां से मिलेगा। तो 2 एटीपी 7वें स्टेप से मिला, 2 एटीपी 10वें स्टेप से मिला। ठीक है, और 2 एनएडीएच मिला वो हमको 6ठे स्टेप से मिला। 6ठे स्टेप से क्या मिला, 2 एटीपी, है ना, क्योंकि ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड, एक ग्लूकोज है, यहां से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना और ये कितना बना, 2 बन गया। ठीक है, तो अब इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप एक एक एटीपी बनेगा, लेकिन मॉलिक्यूल 2 है तो इसलिए 2 एटीपी हम लोग काउंट करेंगे। तो 2 एटीपी 2 जगह पे मिला, 2 एटीपी, और एक जगह पे हमको 2 एनएडीएच मिला। ठीक है, अब देख लेते हैं गेन कितना हो गया। 2 एटीपी हमने क्या किया था, कंज्यूम किया था, टोटल हमको 4 एटीपी मिला, है ना। ठीक है, 2 हमको मिला 7वें स्टेप में, 2 10वें स्टेप में, तो हमको 4 एटीपी मिला। तो टोटल गेन कितने का हो गया, तो गेन हो गया हमको 2 एटीपी का। 4 एटीपी हमको मिला और 2 एटीपी हमने लॉस किया, तो बना 2 एटीपी। ठीक है, तो 2 एटीपी ये हो गया, 2 एटीपी। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये एनएडीएच जाएगा तो एक एनएडीएच से 2.5 एटीपी बनेगा। ठीक है, 2.5 एटीपी बनेगा एनएडीएच से, एक एनएडीएच से। ठीक है, और बना कितना है, 2 एनएडीएच, तो टोटल यहाँ पे कितना एटीपी हो जाएगा, इससे 5 एटीपी हो जाएगा। ठीक है, 5 एटीपी हो जाएगा। तो 5 एटीपी ये हुआ, 2 एटीपी ये हुआ। ठीक है, दो तो 5 और 2 यानी टोटल 7 एटीपी। ठीक है, 7 एटीपी का हमको क्या हुआ, गेन हुआ। तो ग्लाइकोलिसिस जहां पे कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी नहीं रहा, हमको कितना एटीपी मिल गया, टोटल जो गेन हुआ, नेट गेन जो हुआ वो 7 एटीपी का हुआ। ठीक है, तो ये था ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन का ये पहला स्टेप था जिसमें कि 7 एटीपी बना, जो कि 10 स्टेप में कंप्लीट हुआ। मिला क्या हमको प्रोडक्ट, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का मिला। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हमको 2 मॉलिक्यूल मिला पायरुविक एसिड का। ठीक, तो ग्लूकोज से क्या बना, एक ग्लूकोज लिया, उससे हमको मिल गया 2 पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा और ये फिर क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ठीक है, तो आगे का जो स्टेप है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।